नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरल एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ कह सकते हैं। जनरल एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको स्टैटिक जीके रहेगा, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रहेगा, साइंस रहेगा। इसके बेहतरीन क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, जो आगामी आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करेगा ही। या यदि आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 100 नंबर का दोस्तों लास्ट ईयर जो आपका फाइनल ईयर होता है, थर्ड पार्ट ग्रेजुएशन का, चाहे आप ऑनर से कर रहे हो, साइंस से कर रहे हैं या कॉमर्स से कर रहे हैं, 100 नंबर का सभी का जीईएस का एग्ज़ाम होता है दोस्तों। तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 100 नंबर का होता है वो एग्ज़ाम, और उसका नंबर दोस्तों मायने रखता है, ओवरऑल आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने जीईएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का हमने क्वेश्चन दोस्तों पूरा प्रीवियस ईयर का 2020 का 21 का डिस्कस कर दिया है, और उससे पहले का भी है, सब लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लें। उसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये सारा क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सभी को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप जरूर अंत तक बने रहे दोस्तों। देखिए, फर्स्ट है भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य मतलब तो आपसे संख्या पूछ रहा है, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल है दोस्तों 11। टोटल कितने हैं? 11 है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में वैसे मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, 10 मूल कर्तव्य को ऐड किया गया था दोस्तों। रसा के संविधान से, मतलब रूस के संविधान से लेकर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर ऐड किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। हमारे मूल संविधान में कोई मतलब मूल कर्तव्य नहीं था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन 11वां कब ऐड किया गया दोस्तों? 11वां 1986 में, 1986 में, सॉरी 1986 नहीं, 2002 में, 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 2002 में जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटीज़ था उसको ऐड किया गया था, जिसमें क्या प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मतलब निःशुल्क एजुकेशन आपको देना है। तो टोटल अब 11 कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। आप ध्यान रखेंगे भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 है। रासा के संविधान से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, और 10 को ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन में, ओके, 1976 में। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि 1976 में उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे देश के। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट सीएम ऑफ स्टेट? आसान क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 164 में ऐसा प्रावधान है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो बहुमत दल के नेता को, चाहे आप कोलिशन गवर्नमेंट हो, सब मतलब गठबंधन की सरकार हो या कोई भी हो, बहुमत से अपने आया हो, तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसको वो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री के सिफारिश पे जो गवर्नर है अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है दोस्तों इन दिनों कि नीतीश कुमार जी इस बार 8वीं बार शपथ लिए हैं। नीतीश कुमार जी इस बार 8वीं बार शपथ लिए हैं। इनका तो यही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और रहूँगा। तो ये मतलब एक लंबा टेन्योर रहा है इनका शपथ लेने का। 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए नीतीश कुमार जी। तो इनको ध्यान रखिएगा कि ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि नीतीश कुमार अभी तक कितने बार शपथ ले चुके हैं? तो 8 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद का। ओके, मैं मुख्यमंत्री हूँ और रहूँगा, इस पर एकदम परफेक्ट बैठता है। थर्ड देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? कभी कभी दिवस से भी क्वेश्चन पूछ देता है, और आपके यदि ग्रेजुएशन का एग्जाम है तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा ही। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखें
जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और डॉक्टर टाट्रोस इसके भी महानिदेशक हैं WHO के। तो इतना बातें आपको ध्यान, WHO के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल में कुछ और दिवस की बात करें, देखिए 17 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया ना, इसको रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। एक प्रकार का इनहेरिटेंस है, मतलब हेरिडिटरी डिजीज है, वंशानुगत, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये कन्वर्ट मतलब पास होते जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे भी इसको कहते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे, भारत में टोटल 40 विश्व विरासत हेरिटेज है। अभी सबसे नवीनतम जो लेटेस्ट है धोलावीरा है। ओके, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, गुजरात में है। 22 अप्रैल को जानते होंगे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, और तंबाकू निषेध दिवस या तंबाकू रोधी दिवस 2 को 31 में ये मनाया जाता है, 31 में। ओके, सॉरी, हाँ 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू रोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। देखिए यूनाइटेड नेशन जहां भी ऐड हो जाता है और उसमें हमारा कंट्री भी कहीं ना कहीं मिक्सअप रहता है, तो वो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन द्वारा, जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मतलब टूरिस्ट विलेज के रूप में चुना गया है? तो ये तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में दोस्तों, इसको डायरेक्ट याद रखिए 4 का C। 6 देखते हैं, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? देखिए PR श्रीजेश का दोस्तों, यदि आप टोक्यो ओलंपिक देखे होंगे उसमें इनका नाम बहुत ज़्यादा आया था। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का हुआ था 21 में, लेकिन नाम 2020 का ही पड़ता है। ओलंपिक जो हमेशा लीप ईयर पे ही होता है, 20 में हुआ है, अगली बार 24 में होगा, फिर 28 में होगा। ओके, तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें दोस्तों जो इंडियन हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, और गोलकीपर कौन थे? PR श्रीजेश गोलकीपर थे और मनप्रीत सिंह उसके कैप्टन थे। इन लोगों ने, और भी टीम में मेंबर थे, 41 साल बाद जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। तो उन दिनों ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था। और उसके बाद जो भी एग्जाम हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी में ये पूछ लिया है कि भारतीय हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी कितने सालों बाद? तो 41 साल बाद जर्मनी को हराकर ओके ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। कप्तान का नाम किसी में पूछ लिया है, किसी में गोलकीपर का नाम पूछ लिया है, किसी में PR श्रीजेश कहाँ से वहाँ का नाम पूछ लिया है। ओके, तो PR श्रीजेश आपके केरल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ओके, तो 5 का हो गया दोस्तों B। PR श्रीजेश केरल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। 6 देखिए, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। आप ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम देते हैं, चाहे PCS का हो या कोई और भी एग्जाम देंगे दोस्तों, वहाँ पर ये पूछ लेता है कि भारत का पहला हिंदी का अखबार कौन था, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था, किस भाषा में था। उसके अलावा यदि बिहार से हैं तो बिहार से भी पूछता है। तो बिहार का आपका द बिहार हेरल्ड था दोस्तों। द बिहार हेरल्ड फर्स्ट अंग्रेजी अखबार था। गुरु प्रसाद सेन ने मतलब इसको प्रकाशित किया था, संपादित किया था गुरु प्रसाद सेन। तो द बिहार हेराल्ड था। ओके, और एक और पत्र का कम से कम पेपर के बारे में याद रखें, मजहरुल हक बिहार के हैं। इनका भी नाम इंडिपेंडेंट के समय खूब ज़्यादा लिया गया था, मजहरुल हक। इन्होंने द मदरलैंड, क्वेश्चन पूछता है कि द मदरलैंड समाचार पत्र के मतलब संपादक कौन थे या किसने प्रकाशित करवाया था? तो मजहरुल हक मदरलैंड पत्रकार के समाचार पत्र के। 7 देखते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर से आपको संस्था से आप उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उस संस्थाएं का स्थापना कब हुई थी, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो UNDP की जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है, ये भी कभी कोई पूछ लेता है। ओके, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? तो OPEC का जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है उसका हेडक्वार्टर है वियना में। जेनेवा में आपको WHO का बता दिए हैं, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है दोस्तों। पेरिस में किसका है? तो यूनेस्को का बात हम लोग ने किया था अभी। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो टेरर फंडिंग को रोकती है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये सब ध्यान रखें। वाशिंगटन DC में किसका है? तो आपका वर्ल्ड बैंक हो सकता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC में। ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चन अक्सर पूछता है। 8th नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। किसको? पशुपति की पूजा करते थे। 9th, बिग बैंग सिद्धांत के निम्नलिखित में से क्या व्याख्या करता है? जो बिग बैंग थ्योरी था किसके बारे में बताता है? तो बिग बैंग थ्योरी दोस्तों ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, उसके बारे में बताता है बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेवेंटर ने, जो बेल्जियम के थे, बेल्जियम के कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट थे और पादरी भी थे, प्रीस्ट भी थे। इन्होंने ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको बिग बैंग थ्योरी के बारे में कहा जाता था। 10th नंबर, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आसान क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, जवाहरलाल नेहरू। ओके। महात्मा गांधी कई सारे किताबें लिखे हैं, इनकी पत्रिका का नाम हरिजन था, आपको पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का पहला, एशिया का पहला नोबेल प्राइज इनको दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, इनके बारे में क्या कहना? इनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। सिमरिया बेगूसराय से थे रामधारी सिंह दिनकर। इनका बेहतरीन एक लाइन है रश्मि रथी का, यदि आप कहीं पढ़े होंगे, कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये सारी लाइंस रश्मि का है दोस्तों, बड़ी सुंदर से लिखा गया है। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी एक ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनको इस रश्मि के लिए हाँ, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है मिला था। तो जरूर पढ़ना चाहिए इन कवियों को, रामधारी सिंह दिनकर को तो जब अवश्य आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन में कभी भी आपको लगे निराशा हो रहा है, अपने आसपास आपका खुद सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा है, आप अपने में उलझे हुए हैं, तो कभी ना कभी आपको ये किताब, बुक्स वगैरह जो अलग अलग पहले के राइटर लिखे हुए हैं, बुक्स है, पोएम्स है, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। ये आपके जीवन में दोस्तों बहुत सारा परिवर्तन लाएंगे। आप जो पहले थे और बाद में होंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आएगा। ओके। हम सब क्या करते हैं दोस्तों, बस एक ही पैटर्न में सर्कुलेट करते रहते हैं, वो चक्कर लगाते रहते। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं दुनिया बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आप सब जगह जा नहीं सकते हैं, अभी आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, आप किताब के माध्यम से बहुत चीज़ पढ़ सकते हैं दोस्तों। किताब के माध्यम से आप बहुत चीज़ जान सकते हैं, बहुत चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। खैर, और बातें बाद में करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का ये जो लाइन हम बोले थे, सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, कितना सुंदर लाइन है दोस्तों। आपके भीतर एक प्रकार से ऊर्जा भर देगा। जब भी आपको विपत्ति, आपके सामने कोई भी विपत्ति आएगी, आपको लगेगा नहीं हम कायर नहीं हैं, हमको भरना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए। ओके। तो रश्मि में है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से मार्केट में अवेलेबल किताब मिल जाएगा। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारा कविता लिखाया गया है जिसमें आप पढ़े होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के पास जाते हैं 5 गाँव मांगने के लिए। सॉरी, हमको ध्यान अभी नहीं आ रहा है। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री का राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे चला हरि को बांधने, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और भी बहुत सारा लाइन है दोस्तों, ऐसी लाइन है, यदि आप उसको पढ़े हैं तो आपका दिन बन जाए, आपका दिन क्या, आपका सप्ताह बन जाए, महीना बन जाए, साल बन जाए दोस्तों। आप ताउम्र अच्छे से काम कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों में जो उलझे रहते हैं, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, और अपने जो भी आपका लक्ष्य है उस पर आप अच्छे से चल पाएंगे। तो ज़रूर अपने दिनचर्या में आपको कुछ बुक्स को ऐड करना चाहिए, धीरे धीरे एवरीथिंग विल बी फाइन। 11th है दोस्तों। खैर, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? सम्राट अशोक
बिंदुसार के पुत्र थे, मौर्य साम्राज्य के सबसे महानतम शासकों में इनको माना जाता है और इनको महान मतलब ग्रेट अशोका भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने किसको, अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर पीसीएस में। तृतीय बौद्ध संगति जो थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था किसके समय में, अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। कहाँ, जगह का नाम पूछ सकता है, पाटलिपुत्रा में। और इसके अध्यक्ष अक्सर पूछता है मोगलीपुत्र तिस्से थे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था और चतुर्थ कहाँ हुआ था, और उसके अध्यक्ष के नाम भी। ओके, निश्चित दोस्तों यदि आप कोई भी एग्जाम देंगे बिहार से रिलेटेड, वहाँ पर आपको एक न एक क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा, इसलिए आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं ताकि आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। 12th देखते हैं, भारत में कितने मंडल हैं। मंडल मतलब प्रमंडल के बारे में बात कर रहा है। तो भारत में टोटल 9 मंडल है दोस्तों। 9 मंडल कहिए या 9 प्रमंडल कहिए। और बिहार राज्य में कुछ ज़्यादा हो गया। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं, तो टोटल बिहार राज्य में 9 मंडल है या 9 प्रमंडल है। 38 जिला है। कितना, 38 जिला है। 101 अनुमंडल है दोस्तों। 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड हैं। आप अपने प्रखंड का नाम जरूर बताइएगा। ओके, और नगर निगम की बात करें दोस्तों तो बिहार में टोटल 17 नगर निगम है। ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है, तो 17 नगर निगम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, 38 जिला है, 534 प्रखंड है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सब अपने अपने प्रखंड का नाम बताएं, और 17 नगर निगम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या है। आसान क्वेश्चन है, आप सभी इससे डेली रूबरू होते ही होंगे। जब आपका नेट कम चलता होगा तो बिट बाइट में चला जाता है वो, कभी कभी केबी छोड़िए, वो तो बिट में चला जाता है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन है दोस्तों, बिट। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 8 बिट कितना हो दोस्तों, 1 बाइट होता है 8 बिट। और 1024 उसके बाद सब 1024 का चलता है। 1024 बाइट होता है आपका 1 KB होता है। 1024 KB 1 MB होता है। 1024 MB 1 GB होता है। ओके, और जीबी के बाद आपका टीबी है, टेराबाइट है, उसके बाद पेंटाबाइट है, एक्साबाइट होता है, गेटाबाइट होता है, येटाबाइट होता है। सब में 1024 आप लगाते जाएं। बस ये ध्यान रखें, 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट, सबसे छोटी यूनिट यही है। 14th देखते हैं, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो 14वें हैं, लेकिन चुनाव जो हुआ तो उपराष्ट्रपति का 16वां। ये भी ध्यान रखें, पूछ सकता है। व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं, क्योंकि दो बार उपराष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और हामिद अंसारी जी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसलिए ये 2 का डिफरेंस है। वो लोग 2 बार रह चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। तो चुनाव 16वां है, और ये व्यक्तिगत रूप से 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर क्रम पूछ लेता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होता है दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों की सब उपसभापतित्व करना। जो राज्यसभा का बैठक होता है उसके ये अध्यक्ष होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति जी। ओके, आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 15, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप सभी जानते होंगे, जयशाह जी हैं। कौन है, जयशाह जी हैं। ये देखिए दोस्तों, शक्ति का, पावर का कितना बड़ा रोल है। देखिए पावर का आपको हम बताते हैं। जैसे अग्निवीर का भी भर्ती हुआ था 3 से 4 साल के लिए, कि 3 से 4 साल तक वो काम करेंगे, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए जो एशियाई क्रिकेट परिषद है, एशियाई क्रिकेट परिषद हो या BCCI में है, कि कोई भी एक व्यक्ति 3 साल तक ही पद पर बना रह सकता है, अध्यक्ष पद पर 3 साल तक ही बना रह सकता है। ऐसा अभी तक जो प्रावधान था। लेकिन शक्ति का क्या मतलब अहम रोल है, शक्ति कितना आवश्यक है। देखिए आप देख सकते हैं कि इनका 3 साल पूरने वाला था जयशाह जी का, ये रिटायर होने वाले थे। तो इनके जो पिताजी हैं आप जानते हैं, अमित शाह जी, इन्होंने संविधान में संशोधन करवा दिया। संविधान में संशोधन करके उसको मतलब टेन्योर को बढ़ा दिया है, उसके टेन्योर को बढ़ा दिया है। शक्ति का देखिए कहाँ कितना रोल है। इसलिए कहते हैं ना, शक्ति होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिसके पास शक्ति है समझिए कि उसके पास सब कुछ है। तो ये है अमित शाह जी का मतलब शक्ति, पावर। उन्होंने संविधान में संशोधन करवा के इसके टेन्योर को बढ़ा दिया है, 3 साल से 6 साल कर दिया है। पहले था कि कोई भी व्यक्ति 3 साल तक रह सकता है, अब है कि 6 साल तक रह सकता है। ऐसा आप पढ़े होंगे, हाल के दिनों में आया था ये न्यूज़। 16 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी सबसे पहले तो स्थापना कभी पूछ देता है दोस्तों। एनडीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1952 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्या मेन काम है कि कोई भी योजनाओं के अनुमोदन से, कोई भी योजना कितना ज़्यादा काम किया नहीं किया उस पर पूरा इसका मतलब रिपोर्टिंग करता है एक प्रकार से। तो योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम है? योजनाओं के अनुमोदन से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 17 किस देश ने राफेल नडाल, आसान क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं, किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं। राफेल नडाल दोस्तों स्पेन के हैं, महानतम खिलाड़ियों में से एक है राफेल नडाल। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम है, राफेल नडाल के नाम है, स्पेन के हैं। इनके नाम पर राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? तो स्पेन में। जैसे हमारे यहाँ महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद थे, उनके नाम पर ही 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद जी के नाम पर। उसी प्रकार से स्पेन में जो राफेल नडाल है इनके नाम पर राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ओके, राफेल नडाल के बारे में बात आता है दोस्तों। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को हुआ जाता। तो पुरुष वर्ग का जो सिंगल्स का खिताब राफेल नडाल जी ने जीता था और महिला की एश्ले बार्टी ने जीती थी। ठीक है, तो याद रखें ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल इस बार जीता था। फ्रेंच ओपन, 4 जो ट्रॉफी होता है ग्रैंड स्लैम का, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ही जीते थे। ठीक है, इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहते हैं राफेल नडाल को। और हाल ही में रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के दोस्तों, उन्होंने संन्यास ले लिया है, टेनिस के प्लेयर थे, वो भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीता है और रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोनों महानतम खिलाड़ी हैं। ओके, तो एक स्पेन के हैं, दूसरे जो रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के हैं। उनके बारे में पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, ध्यान रखें। 18 देखते हैं, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? बिहार में मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में दोस्तों जो लगनी राग है, लगन होता है ये मतलब विवाह, लगन शब्द विवाह से संबंधित है। तो विवाह के समय एक राग या गीत गाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? लगनी राग कहते हैं। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से मिसमैच है? आपको वो ढूंढना है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ये भी सही बात है। महावीर को ज्ञान प्राप्ति गया, जी नहीं, गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ओके, तो ये गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। महावीर को सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में पड़ा था, ये भी सही बात है। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था राजगृह में, कहाँ? नालंदा राजगृह, कभी आप गए हैं राजगृह? बहुत सुंदर जगह है। राजगृह में रिजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों, रिजुपालिका नदी के तट पर जृम्भिका एक गांव है, रिजुपालिका नदी के तट पर, वहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी नालंदा में। ठीक है, और गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान गौतम बुद्ध को पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। भगवान गौतम बुद्ध भी अपने आप में महान शख्स रहे थे, उनसे बहुत चीज़ सीखा जा सकता है दोस्तों, फिर कभी बात करेंगे उन पर। 20 किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? सातवाहन नरेश, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है दोस्तों? तो हाल, कौन? हाल। ओके, बात करें सातवाहन वंश हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप कोई भी पीसीएस का एग्जाम देते हैं दोस्तों या अच्छे एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर पूछता है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? आपके सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। ओके, और इसके महानतम शासक का नाम आप पढ़े होंगे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, मतलब इनका जो नाम होता था, सातवाहन नरेशों का जो नाम होता था, इनके माता के नाम, पहले इनके माता का नाम ऐड किया जाता था, फिर इनका, मतलब कह सकते हैं कि फीमेल डोमिनेंट थे उस समय। ये बहुत बड़ी बात होती है कि फीमेल डोमिनेंट थे कभी न कभी सत्ता में। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी याद रखें, और इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। 21 किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? गुंबद का निर्माण किसके मकबरे में नहीं किया गया? तो अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा, ये भी ध्यान रखें, सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा है। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, हुमायूं टॉम्ब बनाया, हाजी बेगम ने हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। और शाहजहाँ का दोस्तों आगरा में है। शाहजहाँ को तो जानते होंगे, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो उनका आगरा में, उनके जो पत्नी थी मुमताज महल, उनके बगल में ही है। 22 देखिए,
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को में किस राज्य में ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका गुजरात। 22 का दोस्तों बी है, गुजरात ने शुरू किया है, गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ बने रहे दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कहीं कहीं पर हम से हो जाता है मिस्टेक थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ उसको क्षमा करें। क्वेश्चन सब अच्छा है, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, बने रहें दोस्तों। 23, जब सिंध का विलय हुआ उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन था? सिंध का जब विलय हुआ तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एलन बेरो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड एलन बेरो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड एलन बेरो। ओके। 24, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ जो मूवमेंट हुआ था उसका चरित्र कैसा था? तो ये दोस्तों ब्रिटिश समर्थक था, ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। तो 2, 3, 5 बी ऑप्शन करेक्ट है। अलीगढ़ आंदोलन आप समझ सकते हैं, कांग्रेस समर्थक, सॉरी ब्रिटिश समर्थक था, ब्रिटिश को एक प्रकार से ये समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, और हिंदू विरोधी थे। ओके, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का उस समय एक प्रकार से कहिए कि बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था, तो ये लोग सोचे कि हिंदू के साथ रहेंगे तो ये लोग हम पे शासन करेगा, और अंग्रेज के साथ रहेंगे तो अंग्रेज तो पहले से भी शासन कर रहा है, उसका शासन ठीक है, कम से कम हिंदू तो शासन नहीं करेगा। तो ये लोग समझ सकते हैं आप कि कांग्रेस विरोधी थे और हिंदू विरोधी थे, लेकिन ब्रिटिश समर्थक थे। मोहम्मद अली जिन्ना का ये सब किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स आप पढ़े होंगे 1930 से 1934 तक चला था, लेकिन चला, बंद हुआ, फिर चला, ऐसा इसका कुछ टेन्योर था। तो देखिए पूरी बात हम बता देते हैं। तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दोस्तों दांडी यात्रा शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ वो दांडी से निकलते, साबरमती आश्रम से निकलते और कहाँ पहुँचते हैं? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुँचते हैं दोस्तों। वहाँ पर उन्होंने नमक जो साल्ट टैक्स लगाया था उसको तोड़ा था, और इसी दिन से 6 अप्रैल से ही उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 6 अप्रैल 1930 को पहली बार स्टार्ट हुआ था, और ये 5 मार्च 1931 तक चला था दोस्तों। 5 मार्च 1931 तक चला था, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसमें जो वायसराय थे इरविन थे, लॉर्ड इरविन, तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, तब गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया था। वहाँ कुछ बातचीत होती है जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, कि गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कहाँ जाएंगे? ब्रिटिश जाएंगे, और वहाँ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पर बातचीत करेंगे। ओके, ये बात हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त भी कर देंगे। तो उस समय फिर ये पहली बार 5 मार्च 1931 को समाप्त हो गया था। लेकिन जब गांधी जी वहाँ जाते हैं तो देखा जाता है कि इनके साथ छल किया जाता है, एक प्रकार से इनकी बात नहीं मानी जाती है, तो ये वहाँ से वापस आ जाते हैं, और दोबारा जनवरी 1931 में, सॉरी जनवरी 1932 में इन्होंने दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, और ये तब अप्रैल 1934 तक चलता है। उसके बाद ये अप्रैल 1934 तक चलता है, तो ये ध्यान रखें। अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो अप्रैल 1934 में, अप्रैल 1934 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, 25 का डी, अप्रैल 1934। ओके, ये ध्यान रखें दोस्तों। पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पूरा जो टेन्योर था 2 चरण में स्टार्ट हुआ है। पहली बार 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था दांडी से, 5 मार्च 1931 तक चला। उसके बाद गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था ब्रिटिश में होने वाला, वहाँ के लिए जाने के लिए राजी हो जाते हैं, कुछ बातचीत होता है, और उसके बाद फिर जब वहाँ बातचीत नहीं बनता है तो ये दोबारा आते हैं, और जनवरी 1932 में स्टार्ट करते हैं, जो अप्रैल 1934 तक चलता है। तो ध्यान रखें। 26, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। 27, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिकों की नागरिकता किससे समाप्त हो सकती है? तो आप यदि कोई त्यागना चाहे उससे उसकी नागरिकता जा सकती है, माइग्रेट कर जाए, कहीं और चले जाए, उससे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और वंचित किए जाने पर, मान लीजिए उसको अगर निकाल ही दिया जाए देश से, तो उससे भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 28, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है?
तो लोक व्यवस्था अगर ऑब्वियसली 25 से 28 में है क्या वो अपने धार्मिक स्वतंत्र है, किसी भी धर्म का वो अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसके मत किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा। धर्म में जो भी इनकम आता है उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे किसी लोक व्यवस्था को दुर्भावना हो रहा है, किसी प्रकार का परेशानी हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सदाचार, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उपयुक्त में से सभी 28 का डी। 29 देखिए, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहिक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? मतलब कार्यवाहिक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक कौन रहा था दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक रहने वाले ये राष्ट्रपति थे। ओके, और हाल ही में राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ तो दोस्तों जो कौन बनी है तो पहली आदिवासी महिला जो है द्रौपदी मुर्मू जी ये राष्ट्रपति बनी है। और ये भी दोस्तों इनके बारे में बता देते हैं, ये 15वें राष्ट्रपति हैं। मतलब क्रम में देखें तो व्यक्तिगत रूप से 15वें हैं और चुनाव लेकिन 16वां हुआ था। चुनाव 16वां चुनाव था, 16वां राष्ट्रपति का चुनाव था और व्यक्तिगत रूप से ये 15वें राष्ट्रपति हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद सब एक एक बार रहा है। 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मिसमैच कौन है वो आपको ढूंढना है। कोयना, कोयना क्या है तो जल विद्युत परियोजना, बिल्कुल सही बात है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा केंद्र कोलकाता में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? पूगा घाटी, लद्दाख। लद्दाख पूगा घाटी में है, तो ये गलत हो गया। डी है भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। ऑब्वियसली भावनगर गुजरात में है, यहाँ पर क्या है? समुद्र है कच्ची खाड़ी में, तो वहाँ पर ज्वारीय विद्युत परियोजना है। तो सी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो एस सोमनाथ। किसको दोस्तों? एस सोमनाथ। इसरो के बारे में आप जानकारी रखें कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके नए जो अध्यक्ष बने, पहले कौन थे? के सिवन। जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो के सिवन का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, लेकिन 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। ध्यान रखेंगे, एस सोमनाथ इसके नए अध्यक्ष बने हैं इसरो के। ओके। 32, स्प्रूस, फर्न तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? स्प्रूस हो गया आपको, पाइन और फर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पहाड़ी पेड़ है जो बहुत कम टेम्परेचर जहाँ रहता है ना, वहाँ टैगा और सुने होंगे कभी नाम, तो ये टैगा, इसको क्या कहते हैं? टैगा बायोम। ओके, तो ये टैगा है, टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। 32 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 33, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो ऋग्वेद में जो श्लोक सविता से संबंधित है वो भगवान सूर्य से संबंधित है। 33 का सी। 34, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? जो नॉवेल है चरित्रहीन, उसके नॉवेलिस्ट कौन है, उपन्यासकार कौन है? तो शरत चंद्र चटर्जी। शरत चंद्र चटर्जी का नाम दोस्तों आप पहले कभी पढ़े होंगे बचपन में। देवदास, देवदास कभी मूवी भी देखे होंगे देवदास, तो देवदास के रचयिता कौन है? तो शरत चंद्र चटर्जी जी हैं जो देवदास के रचयिता है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम को इन्होंने लिखा था आनंद मठ में। रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमने बात किया है, गीतांजलि इन्होंने लिखा था। इसके अलावा चित्रांगदा, गौरा, चंडालिका आदि पुस्तक ये रवीन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। प्रेमचंद के बारे में क्या बोलना दोस्तों? ये आधुनिक भारत के जो मॉडर्न इंडिया है इसके सबसे बड़े उपन्यासकार कौन रहे? तो प्रेमचंद्र जी रहे। मॉडर्न भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार प्रेमचंद जी रहे। इनके कई सारे कृति है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, और इसके अलावा भी बहुत सारा उपन्यास उन्होंने लिखा था, कविताएं लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी। तो भारत के मॉडर्न इंडिया के बहुत बड़े ये उपन्यासकार रहे हैं। जरूर इन सब के कृति को दोस्तों आपको गबन पढ़ना चाहिए। वो किताब जो पढ़िएगा आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। हमने हाल ही फिलहाल में गबन पढ़ा था। इन दोनों तो हम द एल्केमिस्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का एक किताब है उसको पढ़ रहे हैं दोस्तों। गबन पढ़े हैं, इससे पहले हम रंगभूमि में पढ़े हैं और धीरे धीरे सब पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको भी किताब को जरूर ऐड करना चाहिए सिलेबस से बाहर कुछ ऐसे किताब को ऐड करना चाहिए जो महान महान कवि हमारे उपन्यासकार जो लिखे हैं ऐसे ही नहीं लिखे, उनका नाम दोस्तों पूरी दुनिया में आज भी अमर है। तो जरूर उनके किताबों में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके जीवन में दोस्तों आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे। इनके पढ़ने से पहले और इनके पढ़ने के बाद दोस्तों आप देखिएगा कि आप जरूर बहुत सारा बदलाव आप महसूस करेंगे खुद ब खुद। तो जरूर इनको पढ़ना चाहिए।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी किताब का लिंक है दोस्तों, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपके मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ से भी परचेज करके और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। एक ही बुक खरीदिए एक बार में और उसको पढ़िए, खत्म हो जाए दूसरा पढ़िए, खत्म हो जाए, कुछ कुछ पढ़िए। 3-4 पेज आपको निकालना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी। ये अच्छी आदत है दोस्तों, अच्छी आदत है। यहाँ आपका टाइम किल नहीं होगा। अभी आप मोबाइल में रील्स देखते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टा देखते होंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं बिजी होते होंगे उल जलूल में। उससे बेहतर है कि किताब का 3-4 पेज डेली पढ़ लिया जाए। आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत चीज़। पूरी दुनिया किताब में है, आप दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं तो जरूर किताब को पढ़ना चाहिए। 35, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित में से सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? कौन बचा था दोस्तों? आप पूरा महाभारत तो जानते होंगे। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ये जीवित बचा था और अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, कहीं ना कहीं भटक रहा है। भगवान श्री कृष्ण का इनको शाप है। 36, निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो मुल्ला मोहम्मद उमर, जो ये तालिबान समर्थक है और उसका वरिष्ठ नेता भी है, मुल्ला मोहम्मद उमर। 37, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब ये पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? साइमन कमीशन गो बैक, या साइमन गो बैक का जो नारा लग रहा था, लाला लाजपत राय उसमें आगे थे। ठीक है, किसके खिलाफ नारा लगा रहे थे दोस्तों? तो साइमन कमीशन के खिलाफ। किसके? साइमन कमीशन के खिलाफ। ओके, जहाँ पर इन पर लाठीचार्ज हो गया था। स्कॉट ने मतलब आदेश दिया था लाठीचार्ज करने का और इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, और इन्हीं का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स का हत्या, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जिनके कारण उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था दोस्तों। ओके, कल भगत सिंह का जयंती मनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। 38, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? बाउल कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। बाउल लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जट जटिन जैसे बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ सकता है। और हाल ही में दोस्तों एक जरूर आप बताइएगा, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हमने उसको पोस्ट किया था कि बिहार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने लौंडा नृत्य के बारे में मतलब बताया था और प्रचलित किया था लौंडा नृत्य को। उनका नाम क्या था? आपको यदि नहीं पता तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। 5-6 कम्युनिटी पोस्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा और उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। 39, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे आपके जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन ये रातों रात भाग के एक ही रात में दोस्तों नेपाल चले गए थे। हजारीबाग कहाँ? झारखंड से नेपाल पहुंच गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको लोकनायक भी कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, तो पता होगा। 40 देखते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कुद्रेमुख। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुद्रेमुख। जैसे कभी ये भी पूछता है नीलगिरी का सबसे टॉप पिक कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली का टॉप पिक कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो नीलगिरी का है दोस्तों दोदा बेटा। नीलगिरी का यदि कभी पूछ ले तो वो कौन है? दोदा बेटा है। अरावली का है गुरु शिखर। अरावली का कौन है? गुरु शिखर है। ये ध्यान रखें, नीलगिरी का दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी और अरावली का है गुरु शिखर, माउंट आबू में है, राजस्थान में। 41, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना की थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। सती प्रथा को अंत करने में, सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। 42, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो मतलब जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती दोस्तों? तो टोटल 19 है। टोटल कितने हैं? 19 है। देखिए भारत में टोटल 28 राज्य है दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 9 राज्य की जो सीमा है, 9 राज्य कह सकते हैं, 9 राज्य डायरेक्ट बाउंड्री से एकदम अटैच है। आपका कौन कौन देखिए, आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। अगर पूरब की तरफ देखें, पूरब से दक्षिण की तरफ, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 इधर हो गया। और देखिए दोस्तों केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब इधर हो गया आपका। गोवा है, तो 5 इधर हो गया। पश्चिम के साइड 5 हो गया, पूरब के साइड 4 हो गया। एक बार हम फिर से पश्चिम की तरफ से बोल देते हैं दोस्तों, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 इधर हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और 4 इधर हो गया।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 9 हो गया। टोटल 9 राज्य स्टेट जो ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। ओके, और इसके अलावा जो भी है 19 स्टेट है उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो वही हमसे पूछा था कि भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं, तो टोटल 19 स्टेट हैं। पूछता है एग्जाम में, अक्सर पूछता है दोस्तों एग्जाम में, तो जरूर इसको ध्यान रखें। 43, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? सीएजी की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 148 से 151 में है। ओके, और इनकी नियुक्ति करती है भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करती है, भारत के राष्ट्रपति। 44, अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 1961 में स्टार्ट किया गया था। अर्जुन पुरस्कार को खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता होगा। 45 नंबर देखिए, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 दिन को दिन और रात किस स्थान पर बराबर होते हैं दोस्तों? तो भूमध्य रेखा पर, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर दिन और रात 21 जून को बराबर होता है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद हम 5-6 क्वेश्चन और देखेंगे, तब साइंस का बेहतरीन सवाल सब देखेंगे दोस्तों। 46 देखिए, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? कहाँ की जो मतलब खुफिया एजेंसी जिसका नाम बॉस है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? बॉस है। अमेरिका का तो आप जानते होंगे CIA अमेरिका का है। ओके, भारत का आपका रॉ हो गया, IB बारे में सुने होंगे, CBI हो गया दोस्तों। इजराइल की तो बेहतरीन है, जो उसका जो खुफिया एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी, मोसाद। इजराइल का क्या नाम दोस्तों? मोसाद है। और ईरान का है सावाक है, जापान का है नाइचो है, और इराक का है अल मुखबरात आपका इराक का है। ओके, तो ये कुछ जरूर ध्यान रखिए, अल मुखबरात इराक का है और मुखबरात मिस्र का है। तो मोसाद का नाम जरूर याद रखिए दोस्तों, मोसाद का बहुत ज़्यादा चर्चा होते रहता है। मोसाद आपका इजराइल में है। ओके, जापान का आपको बता दिए हैं चाइना में है, अमेरिका का तो बता दिए CIA है। ओके, ध्यान रखिए दोस्तों। 47, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन है? अरावली। आसान क्वेश्चन है। अरावली जो है विश्व की बहुत पुरानी मतलब प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। 48, और अरावली का जो टॉप पिक जो है दोस्तों, गुरु शिखर आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। और सतपुरा का टॉप पिक कौन है दोस्तों? आप बता सकते हैं सतपुरा का, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 48, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसके विप्लव कुमार देव उनके नए मुख्यमंत्री बने हैं। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? जो सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर होता है उसका फॉर्मूला क्या है? तो ये होता है कैल्शियम H2PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम H2PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका सुपर फॉस्फेट हो गया। 50 देखिए, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर आकार मतलब साइज की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां ग्रह है। इससे बड़ा कौन कौन है? तो जो बाहर का जो भी ग्रह है दोस्तों, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये पृथ्वी से बड़ा है। और इसके बाद 5वां नंबर आपका पृथ्वी का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 51, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु। देखिए अधातु पूछा है, तो भूप्रपट्टी पर जो है मतलब अर्थक्रस्ट पे सबसे ज़्यादा अबंडेंस में कौन सा अधातु नॉन मेटल प्रेजेंट है? तो सिलिकॉन। इसको आप कैसे ध्यान रखते हैं? ओसियाल फेकोना, ऐसे आप इस ट्रिक को ध्यान रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा पूछ दे, मेटल नॉन मेटल की चर्चा ना करें, पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन है? तो ऑक्सीजन। अर्थक्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? तो ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में नहीं, एटमॉस्फेयर में पूछे तो नाइट्रोजन दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? तो नाइट्रोजन है। अर्थ क्रस्ट में भूप्रपट्टी में पूछे तो आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। जब मेटल नॉन मेटल की बात ना करें, नॉन मेटल की बात करें तो सिलिकॉन, नॉन मेटल की बात करें दोस्तों सिलिकॉन है, ठीक है। और मेटल में बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है? एल्यूमिनियम है। मेटल में बात करें तो एल्यूमिनियम है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओसियाल फेकोना, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आसानी से आप मेटल नॉन मेटल दोनों पता कर सकते हैं। 52, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, मनुष्य अगर सोया हुआ है, मैन अगर सोया हुआ है, कोई भी ह्यूमन सोया हुआ है, तो उसका रक्तचाप दोस्तों जो स्लीपिंग स्टेज में क्या होता है? गिर जाता है। ओके, जिसको कहते हैं हाइपोटेंशन। ज़्यादा नहीं, मतलब बैलेंस रहता है, हल्का गिर जाता है।
53 मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में दोस्तों जो मसल्स हैं उसमें हमें मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन 53 का सी। 54 एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या किसकी होगी? मास नंबर दोस्तों, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए, 9 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 19। 54 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? आपका चैडविक। 55 पृथ्वी का सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? पृथ्वी के सूर्य के इर्द गिर्द, पृथ्वी जो दोस्तों हमारा जो मान लीजिए ये अर्थ है, ओके, ये सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और सूर्य यहाँ पर बीच में है। ये कैसे पता चलता है? तो ऋतु परिवर्तन दोस्तों, ऋतु परिवर्तन जो होता है उससे पता लगता है कि क्लाइमेट जो चेंज होता है, हमारा सीजन जो चेंज होता है, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बसंत, ये इसी से पता चलता है। मान लीजिए यहाँ नज़दीक है, जब नज़दीक रहेगा, सूर्य के ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, जब दूर रहेगा तो, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ नहीं एलिप्टिकल पाथ है, तो यहाँ पर आपको ठंडा पड़ेगा। ओके, तो ऋतु में परिवर्तन से पता लगता है। 55 का डी। 56 एक तत्व के समस्थानिकों में जो आइसोटोप होता है दोस्तों, समस्थानिक मतलब आइसोटोप, प्रोटॉन की नंबर सेम होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन आपका अलग अलग हो सकता है। प्रोटॉन सेम मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन याद रखिएगा, आइसोटोप्स में जो समस्थानिक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, इक्वल होती है। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो केवल एक ही एलिमेंट से मतलब एटम से निर्मित है? कांच। कांच दोस्तों मिक्सचर है कई सारी चीज़ों से, फेरस सल्फाइड इसमें यूज होता है, और भी बहुत सारा चीज़ इसमें कलर देने के लिए यूज होता है। सिल्वर का यूज होता है, रेत सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है SiO2, वाटर तो H2O होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। डायमंड दोस्तों, डायमंड क्या है? कार्बन का बेस्ट एलोट्रॉप है, कार्बन का बेहतरीन एलोट्रॉप है, ओनली एंड ओनली कार्बन ही प्रेजेंट होता है इसमें, कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ कार्बन ही है। तो किसमें सिर्फ एक ही है? तो ऑप्शन हमारा डी हो गया, डायमंड, हीरा। आप सब हीरा की तरह चमके दोस्तों, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मन लगा के पढ़ें, कुछ बने, और कुछ बने ना बने, अच्छे नागरिक तो जरूर बने। 58 समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश, समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश में क्या होता है दोस्तों? ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश में क्या होता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों, ना तो चुंबकीय क्षेत्र ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन तो हमारा सी करेक्ट हो गया दोस्तों। याद रखिए, अगर रेस्ट में है कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट होगा अगर रेस्ट में है तो। ओके, यूनिफॉर्म मोशन है, समान वेग है, यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या इसको एक्सेलरेटेड कहते हैं या त्वरित मोशन जिसको कहते हैं, उसमें आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तीनों होगा, ये तीनों ध्यान रखें। देखिए फिर से हम बोल देते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट में है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसको हम चला रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम चला रहे हैं एकदम सेम स्पीड से, 10, 15, 20, कोई खास स्पीड से, मान लीजिए 20 के स्पीड से हम चला रहे हैं लगातार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ओके, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है, कभी 10 से चला दिए, फिर 15, फिर 20, 25, 30, ऐसे हम उसको बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन उसको दे रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगा। ओके, हमारा यहाँ पर पूछ रहा है समान वेग से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 59 कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नेम क्या है? आसान है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखें। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, वो वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों, Na2CO3.10H2O। 60 तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। तापमापी में पारा का क्यों उपयोग किया जाता है दोस्तों? सस्ता है, बहुत ज़्यादा है, मरकरी बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों।
भरने में सरल है, ये नहीं। गर्म होने पर अधिक फैलता है, ये भी ज़्यादा कंसाइज नहीं है। तापमापी की दीवारों से वो नहीं चिपकता है, जो भी थर्मामीटर होता है उसकी दीवारों से नहीं चिपकता। ऑब्वियसली गर्म होने पर ये फैलता तो है, मेटल है तो फैलेगा ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका बेहतरीन क्या है कॉन्सेप्ट है कि ये जो है थर्मामीटर की दीवार से चिपकता नहीं है। चिपक जाता तो वहीं रहता, फिर किसी काम का ही नहीं रहता, तो ये उसकी दीवार से नहीं चिपकता है, तो 60 का डी। पारा क्या होता है दोस्तों? मरकरी। इसका परमाणु संख्या कितना है? 80 इसका परमाणु संख्या, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक मतलब मेटल है, ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिले। 61 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों जेपी एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ऐसा इसको ध्यान रखें। 62 टी मापक, टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका माप किया जाता है? तो आपका चक्रवातों की शक्ति का, जो साइक्लोन्स का पावर है उसको टी मापक के स्केल पर हम लोग उसको मापते हैं, ठीक है। बैरोग्राफ से, बैरोमीटर से आप वायु दाब मापते हैं, एयर प्रेशर। 63 कॉर्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क है, किसका? मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। कार्नेटाइट कभी कभी पूछ देता है, कार्नेटाइट, कार्नेटाइट दोस्तों, टाइट, तो ये आपका यूरेनियम का अयस्क होता है, यूरेनियम, ओके। क्रोमियम का जानते होंगे क्रोमाइट होता है, निकेल का मिलेराइट होता है, कोबाल्ट का स्लेमाइट होता है, और ग्लेना जो है पीबीएस वो लेड का होता है। 64 आतिशबाजी में हरा रंग, जो फायर क्रैकर्स होता है, आप जो फटाखा जलाते हैं उसमें जो हरा रंग दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम, हरा रंग आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, ओके, या ध्यान रखेंगे। और उजला रंग जो होता है, कभी व्हाइट रंग भी देखते होंगे, वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कारण होता है। हरा रंग आपका बेरियम और कॉपर के कारण हो सकता है, तो 64 का सी। 65 डायबिटीज़ रोग में किसका मतलब शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? किसी को डायबिटीज़ हो जाता है मतलब उसका पेनक्रियाज, आग्नाशय सही से काम नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि आग्नाशय में ही आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, जहाँ पर दो सेल है, अल्फा सेल बीटा सेल। अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है और बीटा से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का क्या काम है कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, जो हमारे ब्लड में जाता है अल्टीमेटली, उसको सेल तक पहुँचाना, और वही कार्बोहाइड्रेट का फिर रेस्पिरेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, हमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन इंसुलिन, ये काम इंसुलिन का ही है कि इंसुलिन क्या करेगा कि ब्लड में जो भी ग्लूकोज का लेवल है उसको सेल तक पहुंचाए ताकि हमको एनर्जी मिले। लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, अपना इंसुलिन पेनक्रियास से सही से निकल नहीं पाता है, तो ग्लूकोज जो है हमारा ब्लड में ही रह जाता है और वो पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। उसके यूरिन से मतलब अगर यूरिन पास करता है तो वहाँ पर आपको उस पर चीटी अगर लग जाता है तो इससे पता लगाया जा सकता है कि उसमें डायबिटीज़ है। टेस्ट तो होता ही है। आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ग्लूकोज उसके सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ग्लूकोज सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो बाहर से उसको इंसुलिन का टैबलेट लेना पड़ता है और बहुत सारा मेडिसिन है। 66 देखिए, चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। जो चमकने वाले कुछ कीड़े आप जानते होंगे, उसमें प्रकाश का मेन कारण क्या है? तो जीव प्रदीप्त होता है। क्या दोस्तों? जीव प्रदीप्त होता है। 67 कौन सी विटामिन की कमी के कारण फलस्वरूप अतिसार के रूप में त्वचा का सूजन तथा छान होता है? तो यह है निकोटोनिक अम्ल। कौन है आपका? निकोटोनिक अम्ल है 67 का सी। कुछ विटामिन का नाम देखिए दोस्तों। विटामिन B1 क्या होता है आपका? थायमिन होता है, विटामिन B1 थायमिन। B2 क्या होता है आपका? राइबोफ्लेविन होता है। B3 क्या है आपका? निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं। B5 है आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। B6 पैरोडेक्सिन होता है। B7 बायोटीन होता है और B12 साइनोकोबालामाइन होता है। 68 बस 2-4 सवाल और ये दोस्तों, आप कुछ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर इसको देख लें। इतना देर आप देखें तो और कुछ देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब चीज़ सीधा आपको क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी को ये कहीं ना कहीं मतलब टच किए हैं दोस्तों। 68 देखिए, इनमें से कौन सा प्रबल बंध है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में है? तो देखिए दोस्तों, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पर, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है। 69 निम्नलिखित अणुओं में से किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? सबसे अधिक दूरी, सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो थोड़ा दूर दूर रहेगा, कमजोर बॉन्ड है ना, कमजोर मतलब क्या? दूर दूर रहेगा। डबल बनाने के लिए आपको नज़दीक आना पड़ेगा, ट्रिपल बनाने के लिए और नज़दीक आना पड़ेगा। तो देख लीजिए सिंगल मतलब बॉन्ड कहाँ पर है। जो इथेन है दोस्तों, इथेन क्या होता है? C2H6
यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इथीन यहाँ पर क्या है, आपको डबल बॉन्ड है। इथाइन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे कम दूरी यहाँ पर है, उससे कम दूरी यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर है। बेंजीन में तो डबल बॉन्ड होता है, यू नो ना, बेंजीन में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो सबसे कम हमसे पूछा है तो हमारा कौन हो गया, बी, 69 का बी। 70, निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है। बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, तो हैजा, ऑब्वियसली हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया उसके कारण होता है। निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। लेप्रोसी, क्लोस्ट्रीडियम लेप्री इसके कारण होता है। तो ये सब आपका बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन ए। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। एड्स वायरस के कारण होता है। हैजा वायरस के कारण होता है, हैजा तो बैक्टीरिया के कारण होता है। मम्स वायरस के कारण होता है। ओके, टाइफाइड आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा ये वायरस के कारण होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। मम्स वायरल डिजीज है। डायबिटीज़ ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोइक डिजीज है। सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है। मम्स वायरल डिजीज है। तो इस सब में क्या है कि कुछ न कुछ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ सब हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट है हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। बस 2 से 4 क्वेश्चन और है दोस्तों, देख लें अंत तक। मनुष्य के चर्म का रंग का कारण कौन होता है, तो मेलानिन, हमारे जो स्किन का कलर दोस्तों मेलानिन। जिसके स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा वो थोड़ा डार्क होगा, और जिसमें कम होगा वो थोड़ा वाइटिश हो जाएगा दोस्तों। तो उस पर हमें मतलब कोई ज़्यादा गुमान और ज़्यादा शर्म वाली बात नहीं दोस्तों। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है हम पे उससे मोहब्बत करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आप खुद से मोहब्बत करें, उसके बाद ही कोई आपसे मोहब्बत करेगा। ओके, आपके पास जो भी है, जिस भी स्थिति में आप दोस्तों खुद को एक्सेप्ट करें और कोशिश करते रहें, इससे बेहतर हमको बनना है, इससे बेहतर हमको बनना है, बस इतना ही। किसी के पीछे मत भागे, किसी के पीछे भागने मात्र से आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। कहते हैं ना कि वही होगा जो होना होगा। तो अपने काम से मतलब रखें। अपने काम से मतलब रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वार्थी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप खुद से बातचीत करें, आप में क्या कमियां हैं उसको देखें, कमियों को दूर करें। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। 2, 1 से 3 बहुत सारा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन बारी बारी के से अपने लक्ष्य को, जो भी आपका एक लक्ष्य तो किसी का नहीं है, कई सारा लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य में उसको प्रायोरिटाइज करें दोस्तों। प्राथमिकता दें उसको कि सबसे पहले किसको हमको पूरा करना है, उसके बाद किसको, बारी बारी से सबको पूरा करें। अगर लक्ष्य पे आप काम केंद्रित रहेंगे तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, आप कॉन्सेंट्रेट हो पाएंगे अपने पढ़ाई में। ओके, 72, नीले लिटमस पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा हो जाएगा। देखिए, नीले लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर में अगर CO2 दोस्तों एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम करता है। CO2 का अगर पानी के साथ मिला दिया जाए तो एसिडिक ऑक्साइड के रूप में काम करता है। तो पढ़े होंगे कभी बचपन में कि एसिड जो होता है दोस्तों, एसिड जो है नीले लिटमस को, नीला को लाल कर देता है। एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो CO2 आपका एसिड हो गया, और नीला लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो लाल में। एसिड नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, वही बेस लाल लिटमस पेपर को नीला में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो 72 का ए। थर्ड देखिए, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है। कोई वस्तु जो है तेल में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो तेल के ऊपर मतलब तैर रहा है, तो वो हमेशा क्या विस्थापित करेगा दोस्तों, जो तेल का जो भी भार होगा उसको वो डिस्प्लेस करते जाएगा। 74, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है तो राइट हैंड रूल होता है, आप कभी पढ़े होंगे फ्लेमिंग का। उसमें 3 चीज़ होता है, एक हम फिंगर को रखते हैं करंट की दिशा में, दूसरे को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और तीसरा हमको जो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो हमको बता देता है। तो इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। 74 का। 75 दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया। वैक्सीन, जब से कोविड आया दोस्तों, कोविड का जो वैक्सीन, कोविशील्ड कहिए, कोवैक्सीन कहिए, आप स्पुतनिक कहिए, कई सारा वैक्सीन डेवलप हुआ है। उसके बाद ये वैक्सीन जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। मतलब अक्सर ये बात आती है कि पहला वैक्सीन किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर। सबसे पहले कोविड का मतलब वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके, ये ध्यान रखिए। चेचक का टीका इन्होंने बनाया था। और लुईस पास्चर के बारे में जानते होंगे। लुईस पास्चर जो है ये रेबीज़ का टीका बनाए थे दोस्तों, रेबीज़ का टीका बनाया था लुईस पास्चर जी ने। तो हमारा आंसर हो गया बी, 75 का बी।
दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आपका जनरल इन्वायरमेंट स्टडी से क्वेश्चन था, बेहतरीन सवाल था, सब चीज़ को टच किया लगभग, ओवरऑल सब चीज़ को टच किया। साइंस हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, उधर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी चीज़ को दोस्तों बारी बारी से टच किया। इकोनॉमिक्स हो, सब चीज़ को टच किया दोस्तों। एक से एक अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से देखें। आपका जो भी एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा। इसके बाद दोस्तों यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए, ये भी एक बेहतरीन किताब है, अच्छे बोलने की कला और कामयाबी। इसको आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपके मार्केट में यदि मिल जाए आसानी से तो वहाँ परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड दोस्तों, पैसे की क्या अहमियत है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, पैसे को हम कैसे सेव कर सकते हैं, सब चीज़ के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। इन दोनों दोस्तों हम देखिए द एल्केमिस्ट पढ़ रहे हैं, ये मेरा अपना किताब है एल्केमिस्ट। आप इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहाँ से परचेज करके खरीद के पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, या आपके मार्केट में अवेलेबल हो तो आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोई बात नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में मेरे लिए भी इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों। हम इस चीज़ को मानते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। डेली हम दोस्तों, मेरा क्या रूटीन है कि डेली 3 से 4 पेज ही पढ़ते हैं। और सबसे पहली बार क्या करेंगे, एक बार थोरली रीडिंग कर लेते हैं। जो वर्डिंग में दिक्कत होता है उसको अंडरलाइन करते हैं पेंसिल से। उस अंडरलाइन वर्ड को हम अपने डिक्शनरी से खोज के उसको लिख लेते हैं, उसका हिंदी लिख लेते हैं। उसके बाद दोबारा उसको पढ़ते हैं, हमको हल्का समझ में आता है। और तीसरी बार जब पढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल कहानी पूरा हमको पता चल जाता है। तो 3 बार में हम मतलब एक पेज को ख़त्म करते हैं। ऐसे करके हम 3 से 4 पेज डेली पढ़ते हैं दोस्तों, 3 से 4 पेज डेली पढ़ते हैं। अभी हम 50-60 पेज पढ़ चुके हैं, और इससे पहले कई सारी किताब भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इससे हमारा इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और हम कहानी की किताब भी पढ़ रहे हैं। और ये बहुत मतलब देखिए, ये फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम को कैसे मतलब फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ज़रूर आप सबको भी पढ़ना चाहिए। ओके, इसके अलावा दोस्तों अनफक योर ब्रेन, ये किताब भी आपको पढ़ना चाहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, यदि किसी प्रकार का ऐसा हो आपके जीवन में समस्या यदि है, तो आप इस किताब को पढ़ के इस सब चीज़ को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल कहानी किताब में लिखा रहता है दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत सारा टेक्निक लिखा रहता है, तरीका लिखा रहता है। जैसे हम आज तक जो भी सीखें, किताब पढ़ने के बाद ही तो सीखें दोस्तों। ये टीचर लोग जो हमें सिखाते हैं, कहाँ से पढ़ के सिखाते हैं, किताब से ही तो पढ़ के सिखाते हैं। तो किताब खजाना है दोस्तों, किताब को मित्र बना लीजिए। हाइपर फोकस, इसको भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये सब किताबें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या आपको जैसे भी अवेलेबल हो। कुछ किताब जरूर आप अपने डेली रूटीन में उसको ऐड कीजिए। 2 से 4 पेज डेली पढ़िए दोस्तों। भाषा मायने नहीं रखता है, प्लीज़ इससे मत डरिएगा। यदि आप डर गए तो फिर आप बदलाव नहीं कर सकते दोस्तों। कहते हैं ना कि यदि आप बदल नहीं रहे हैं तो या तो वक्त बदलना सीखो, या वक्त के साथ बदलना सीखो। एक बड़ी सुंदर लाइन है दोस्तों, वक्त बदलना सीखो या वक्त के साथ बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, अपने कमियों को मत देखिए दोस्तों, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यदि आपको प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।